नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है और ये समानता का अधिकार इसलिए भी देता है कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई राग द्वेष, किसी तरह का भेदभाव ना हो। और समानता के अधिकार के भीतर ही रोजगार का अधिकार भी छुपा है जो सबके लिए है। एक भी रोजगार है, एक भी नौकरी है तो वो सबके लिए है। और भारत के वित्त नियम, जो वित्त के जो नियम है, फाइनेंशियल रूल हैं, वो ये कहते हैं कि सरकारी खजाने से अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च हो रहा है तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं कि जैसे हम अपनी जेब से निकालकर 500 रुपये किसी को दे देते हैं खर्च हो जाए। राजकोष से अगर 1 रुपया भी निकलेगा तो आपको उसका अधिकार देना होगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा उत्तराखंड में जो पिछले दिनों जो भर्तियां हुई, जिनको लेकर के कोहराम मचा हुआ है, उनमें इन दोनों ही बातों का उल्लंघन पाया गया। ना संविधान के समानता के अधिकार, रोजगार में समान अवसर का कोई ध्यान रखा गया, और ना ही जो फाइनेंशियल लॉ हैं भारत के कि राजकोष से अगर 1 रुपया भी खर्च होगा तो उसका हिसाब किताब रखा जाना, और उसका एक प्रोसेस है। और यहाँ तो वेतन पर काफ़ी खर्च होना था तो उसका प्रोसेस तो होना ही था। अगर हम 15,000 रुपये की एक खरीदारी भी सरकारी खर्चे से करते हैं तो वहाँ टेंडर भले ही ना हो, लेकिन आपको कोटेशन मंगानी पड़ती है कि कहीं इससे सस्ती कोई चीज़ तो नहीं। तो पैसा बचाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बना रहे। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों को लेकर इन दोनों ही मानकों को ताड़ ताड़ कर दिया गया। न तो फाइनेंशियल लॉ का संज्ञान लिया गया, ना उसको फॉलो किया गया, और भारतीय संविधान में जो अभी मैंने जिस विषय का जिक्र किया ना उसका हुआ। प्रेमचंद अग्रवाल ने 72 पदों पर बिना विज्ञापन दिए, जब वो स्पीकर थे, चुनाव आचार संहिता ठीक पहले भर्ती कर डाली अपने सब चहितों की, सब बड़े लोगों के, प्रभावशाली लोगों के नज़दीकियों की। उससे पहले 2016 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले वहाँ भी गोविंद सिंह कुंजवाल ने 150 से ज़्यादा लोगों को रख दिया। अब आप सोचिए कि ये अगर आप मोटे तौर पर भी कहते हैं या बहुत गहराई नाप कर या गहरे तौर पर भी कहते हैं, संवेदनशील होकर भी कहते हैं, तो भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं हुआ। समान अधिकार नागरिकों को देने से बचा गया। आज इस पर चूंकि पिछले 7-8 दिन से, 10 दिन से बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। स्पीकर कह रहे थे हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, और तमाम तरह की दलीलें आ रही थी निकल कर। कुंजवाल कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी भर्तियों को सही ठहराया है। लेकिन वो किसी को ये नहीं दिखा पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ ये लिखा है कि बिना किसी चयन प्रक्रिया के आप किसी को भी भर्ती कर सकते हैं। खैर, चूंकि 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्पीकर को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, स्पीकर रितु खंडूड़ी को पत्र लिखकर, कि ये जो तमाम स्रोतों से जो एक जानकारी आ रही है कि यहाँ पर विधानसभा में भर्तियों की गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच करा ली जाए। तो उसकी जांच को जो भी सहयोग बन पड़ेगा सरकार उसमें करेगी। तो मुख्यमंत्री ने अपनी एक ड्यूटी निभाई, स्पीकर को एक पत्र के जरिए संवाद किया, और उसके प्रत्युत्तर में आज स्पीकर रितु खंडूड़ी ने विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जितनी भी ये भर्तियां हैं इनकी 2 फेज में, आज तक 22 साल के 2 फेज में जांच होगी। तो चूंकि आप जानते हैं कि 5वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही है, तो बाद की जो 2 विधानसभाएं हैं, 2012 से 17, 17 से 22, इनकी भर्तियों की जांच एक चरण है, और 12 से पहले जो 2 विधानसभाएं गठित हुई थी उनकी जांच एक अलग चरण है। खैर, ये तो एक तकनीकी बात हो गई, लेकिन रितु खंडूड़ी ने आज इसमें कमेटी गठित कर दी है, और वो कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देने के बाद जितने भी ये नौकरियां लगी है इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि रितु खंडूड़ी, बीसी खंडूड़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी है, और वो ईमानदारी के लिए एक बड़े एक प्रतीक के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। तो रितु खंडूड़ी से लोगों को उम्मीदें भी बहुत हैं, क्योंकि ये एक युवा जो बरसों बरस अपना सामान बेचकर, कर्जा लेकर परीक्षा की, सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, उसको तो अवसर ही नहीं मिला, और अवसर उनको मिला जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। तो युवाओं को बहुत उम्मीद है रितु खंडूड़ी से कि किस तरह से निष्पक्ष जांच होकर के उनको भी अवसर मिलेंगे। अब सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में कैसे जांच होगी, 1 महीने तो बहुत हो जाएगा, अभी एकदम एक्शन लेना चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पर 1 महीने को लेकर थोड़ी निराशा के भाव तो आते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रितु खंडूड़ी ने
स्पीकर को, इस विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल को भी 1 महीने की फोर्स लीव पर भेज दिया है। तो लगता है कि कुछ गंभीरता है और गंभीरता के साथ ये जांच कराई जा रही है। और जब वो विधानसभा अध्यक्ष अपने सचिव, विधानसभा सचिव के कमरे को अपने सामने सीज करा देती ताकि कोई दस्तावेज इधर से उधर ना हो और जांच में कोई व्यवधान ना हो, तो तब और उम्मीद जगती है कि जांच ठीक तरह से होगी। अब देखिए, इस जांच में रितु खंडूड़ी ने बहुत ही कोई उसको चतुराई भी कह सकता है, कोई समझदारी भी कह सकता है, शार्पनेस कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने बड़ी सूझबूझ से एक काम लिया कि उन्होंने अपने पिता बीसी खंडूड़ी के साथ रहे 3 अफसरों को, जो अब रिटायर हो चुके हैं और जो आईएएस थे, उनको जांच समिति में रखा है। तीनों की चीजें बताता हूं, तीनों अफसर किस किस तरह के। डीके कोटिया, दिलीप कुमार कोटिया 1983 बैच के आईएएस थे, यहाँ से रिटायर हुए हैं और बहुगुणा के भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे हैं और खंडूड़ी जी के साथ भी उन्होंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। आपको याद होगा, जब रमेश पोखरियाल निशंक को भारतीय जनता पार्टी ने हटाकर खंडूड़ी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो तब डीके कोटिया केंद्र में संयुक्त सचिव थे और होम में थे, वो पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम देखते थे, लेकिन उनको बीच में ही बुलाया गया कि नहीं, आपको आज ही आना है और मुख्यमंत्री का सचिव बनना है। तो वो वहाँ से आए और दूसरी पारी में वो उनके साथ रहे और दूसरी पारी में उनके साथ आ गए वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति बीच में ही छोड़कर। और उस समय आपको ध्यान होगा, चुनाव नज़दीक थे, लोकपाल विधेयक, ट्रांसफ़र एक्ट, तमाम ऐसे बहुत बड़े काम आ रहे थे, ये सर्विस एक्ट, सिटीजन चार्टर, तो तमाम ऐसे बड़े कानून बने। और उस समय जो अभी मौजूदा मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू, ये भी खंडूड़ी जी के सचिव थे। तो खैर, चूंकि संधू तो इस समय मुख्य सचिव हैं, उनका तो इस पूरे मामले से इस समय तो कोई लेना देना नहीं है। तो डीके कोटिया को जब मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री होते थे, तो तब डीके कोटिया उनके सचिव तो थे ही, पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन वो नवोदय कमिश्नर भी थे। नवोदय कमिश्नर में भी उन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर के एक बहुत बड़ी नीति बनाई थी, जो आज भी नॉर्थ ईस्ट के नवोदय विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं रहता, जबकि वहाँ कोई जाता ही नहीं था। तो ऐसी नीति ही उन्होंने ट्रांसफ़र एक्ट बनाकर यहाँ भी बनाई थी, लेकिन वो बाद में चूँकि सरकारें बदल गई और कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों ने ही उस तरह की अच्छी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो एक अलग विषय है। तो डीके कोटिया की बहुत साफ़ सुथरी छवि है, कागज़ के बहुत पक्के हैं, इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं कर सकता, ये उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह रावत, वो भी आईएएस थे, यहाँ से रिटायर हुए हैं, उधम सिंह नगर के कलेक्टर रहे हैं और मुख्यमंत्री के सचिव थे। जब खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, उनके सचिव थे, और वो भी बहुत ही कायदे कानून वाले, ईमानदार छवि वाले और थोड़े सख्त मिजाज अफसर हैं। और उनको भी हमने काम करते देखा है, उनके काम में भी कहीं भी कोई बेईमानी हमें तो देखने को नहीं मिली, बाकी किसी को मिली हो तो मिली हो, और बहुत सख्त मिजाज है। और तीसरे हैं अवनेंद्र सिंह नयाल, वो भी आईएएस अफसर थे, कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं खंडूड़ी जी के टाइम, और अच्छे अफसर में गिने जाते हैं। कागज़ पत्तर के वो भी बहुत मजबूत अफसर माने जाते हैं, मतलब वो ये माना जाता है कि वो भी जो फाइल पर करते हैं बहुत ही ठोक बजाकर फैक्ट फाइंडिंग के साथ करते हैं। तो इन 3 अफसरों की अब टीम बन गई है, ये 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देगी और ये तब बताएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इनका होगा, क्या नहीं होगा। ये जो लोग इस समय भर्ती होकर नौकरी कर रहे हैं, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस रिपोर्ट पर काफ़ी डिपेंड करेगा। लेकिन एक और इसका राजनीतिक एस्पेक्ट भी है। रितु खंडूड़ी ने जो एक नई तरह की शुरुआत की है, सचिव को छुट्टी भेज देना, तमाम बड़े फैसले, एक ये कमेटी बन गई और खम ठोक कर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है पूरे दमदार तरीके से कि मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगी और ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होने दूंगी जो विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। अब इसमें खास बात यह है कि रितु खंडूड़ी ने उन 3 अफसरों को चुना जो उनके पिता के विश्वास पात्र रहे हैं। अवनेंद्र सिंह नयाल तो थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके खास थे खंडूड़ी जी के। लेकिन सुरेंद्र सिंह रावत और डीके कोटिया ने तो बीसी खंडूड़ी के साथ बहुत नज़दीक काम किया है और उन रिटायर्ड अफसरों पर रितु खंडूड़ी का भरोसा जताना ये कहता है कि रितु खंडूड़ी ने सरकार के अधिकारियों के बजाय या पुष्कर धामी की सरकार के अधिकारियों के बजाय अपने पिता के साथ रहे उनके विश्वास पात्र हाकिमों पर भरोसा जताया है। तो ये इसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं, आपका नज़रिया इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन लब्बुल लुआब कुल मिलाकर ये है
कि जो ये विधानसभा में जो ये हंगामा कटा था, विधानसभा में संविधान और नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जो भर्तियां की गई थी, अब उस जो वो अव्यवस्था पिछले 20 साल से यहाँ चली आ रही थी, उस अव्यवस्था को ख़त्म करने की एक शुरुआत हो गई है। और अगर ये शुरुआत सही दिशा में रही तो भविष्य में यहाँ युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। एक ऐसी व्यवस्था भविष्य में सामने आएगी। चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह चुके हैं कि सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट होगा, तो किसी भी तरह का एक मैकेनिज्म करना होगा, कैसा भी एक सिस्टम बनाना होगा, एक सिस्टम ईजाद करना होगा। लेकिन भविष्य में लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को ऐसी लानतें नहीं झेलनी पड़ेंगी कि एक कोरे पन्ने पर एप्लीकेशन लिखने के बाद 1 क्लास अफसर आप बन जाते हैं। तो आप इस उम्मीद में रहिए, इस उम्मीद को अपने दिल में जगाए भी रखिए कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और विधानसभा अध्यक्ष ने आज जो कड़े फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखने के बाद, तो इससे कुछ उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, सिस्टम ठीक होगा और उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। नमस्कार।